रेज फ्री सिटी बनेगा सहारनपुर। शहर में कुत्तों की संख्या के लिए कराया जाएगा सर्वे। कुत्तों को लगेगी एंटी रेबीज की बूस्टर डोज। नगर निगम ने सहारनपुर को रेबीज फ्री सिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए श्वानों का सर्वे कराया जाएगा और सभी श्वानों को मौके पर ही पकड़कर उन्हें एंटी रेबीज की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए नगरायुक्त शिवपुरी ने निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी को कार्य योजना बनाने के बुधवार शाम 4 बजे निर्देश दिए हैं। बीमार और घायल कुत्तों के लिए भी नगरायुक्त ने एक शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर हाल ही में नगरायुक्त की अध्यक्षता में स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन किया गया था। निगरानी समिति की हुई बैठक में नगरायुक्त शिवपुरी ने उक्त निर्देश दिए। नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने नगरायुक्त को बताया कि अक्टूबर 2025 तक नगर निगम द्वारा 23,448 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि WHO के अनुसार प्रति 100 व्यक्ति पर 3 कुत्तों का आंकड़ा है। यदि सहारनपुर की जनसंख्या 10 लाख मान लें तो 30,000 कुत्तों की संख्या होती है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाली 25% की वृद्धि और बफर जोन के कुत्तों की संख्या भी शामिल करते हैं तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। इस दृष्टि से अभी काफ़ी कुत्तों की नसबंदी कराई जानी बाकी है। फेमस हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल के साथ काम करने वाले डॉक्टर बाबर बोले, मेरी गिरफ्तारी की भ्रामक खबरें चलाई जा रही। शादी में गया था लेकिन ये नहीं पता था कि वो आतंकी निकलेगा। अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल में बुधवार दोपहर 3 बजे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबर ने बताया, मेरा डॉक्टर आदिल से कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। जिस तरह सब लोग उनके साथ काम करते थे मैं भी उनके साथ काम करता था और मैं फिलहाल OPD में बैठा हूँ। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितनी भी एजेंसी पूछताछ कर रही है उनका सहयोग करने का काम किया जा रहा है और किया जाएगा। जब उन्होंने अस्पताल में ज्वाइन किया तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे पहले कभी मैं नहीं उनको जानता था। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर बाबर है। मैं फेमस मेडिकेयर में रेजिडेंट डॉक्टर के पोस्ट पर नियुक्त हूँ। फेमस मेडिकेयर में ही डॉक्टर आदिल कश्मीर के जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ आपके संबंध उनके साथ में रहे हैं? यहाँ पर किस तरह का उनका व्यवहार था? वो मार्च में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पर, और जिस तरीके से सब डॉक्टर और साथ में काम करते हैं इसी तरीके से वो भी यहाँ पर कार्य करते हैं। यही उनसे डॉक्टर और डॉक्टर जिस तरह वर्क करते हैं इस तरह से उनसे संबंध था। कोई निजी संबंध उनसे नहीं था। यहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी और उनका स्वभाव बड़ा ही विनम्र था यहाँ पर सब लोगों के लिए। क्या कोई संदिग्ध ऐसी गतिविधियां यहाँ पर लगी हो आपको? ऐसी संदिग्ध स्थिति किसी को भी कहीं पर भी नहीं लगी। हॉस्पिटल में ना ऐसा कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया, ना ही कोई ऐसी स्थिति। 2 चीजें डॉक्टर साहब आपसे जुड़कर चल रही है। एक, उनकी शादी में आप लोग गए थे, दूसरा आपने उन्हें मकान दिलवाया था बताया जा रहा है। शादी में जिस तरीके से हमें बुलाया गया था, 4-5 लोग हम यहाँ से शादी में गए थे और जिस तरह सब शादी में जाते हैं इन्वाइट किया गया था, हम शादी में होकर वापस आ गए थे। वहां पर भी हमें कुछ इस तरह की कोई संदिग्ध चीज या इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं प्रतीत। दूसरा, मकान जो मानक मुंह KDM स्कूल वाली गली में है वो बताया जा रहा है आपके द्वारा ही उन्हें रेंट पर लिया। मकान जो था वो हॉस्पिटल अथॉरिटी को प्रोवाइड कराना था। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया था। कोई मानक मुंह के व्यक्ति है उनके द्वारा वो मकान उनको दिलाया गया। क्या कुछ पूछताछ आप लोगों से भी हुई है? पूछताछ जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं जितने भी सबसे पूछताछ की गई है और वो पूरा सहयोग सबका किया गया है और किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारियों ने दिल्ली रोड बिजली घर पर नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारियों ने बुधवार शाम 5 बजे दिल्ली रोड स्थित कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बलियाखेड़ी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम बिजली घर पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत संविदा कर्मचारियों ने उर्मिला एंटरप्राइजेज कंपनी के खिलाफ जमकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो वह उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। भाई साहब, आपका नाम? नाम कंवरपाल है। और किस पद पर आप बिजली विभाग में कार्यरत है? पहले लाइनमैन था, करंट लग गया था, उसके बाद फिर पेट्रोलमैन हो गया। अच्छा। अब के जो सैलरी आई वो कटका आई। किसी की 3,000 आई, किसी की 4,000 आई, किसी का कुछ ही नहीं आया। और जबकि छोटे फोन है, ज्यादातर ब्रेकडाउन में रहे, कहाँ फेशियल याद भी नहीं रखती। अब फेशियल का दे रखा, ये साहब ने बताया था भाई 8 घंटे की ड्यूटी करो। मेरे SSO की भी 3-3 हजार रुपये तनख्वाही। क्या जो आपकी जो कंपनी है, आप जो लोग हैं संविदा पर हैं या फिर सरकारी? नाम संविदा पे, हम नविदा कर्मी हैं। जो हमारा सुपरवाइजर है ना हमारा फोन रिसीव करता है, ना हमारे पास आता है, ना हमारे पास कोई आई कार्ड है, ना मैं ये पता हम कौन है, किसकी तरफ से काम कर रहे हैं।
विभाग में जे साहब हो काम करा लें, उनसे कोई समस्या बताओ, कहें कि अपने सुपरवाइजर से बताओ, कंपनी से बताओ। ना हमारा कोई टाइम है, ना कोई सुपरवाइजर सुने हमारी। क्या नाम है सुपरवाइजर का? नाम सुखबीर है। और किस संविदा के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं? हम उर्मिला कंपनी के, उर्मिला इंटरप्राइज कार्य करते हुए। हमें समय तो होगा 8 साल जी। और ये उर्मिला जो आई, ये मार्च के बाद आई। तो क्या लगातार वेतन ही इसी तरह दे रही है या फिर पहली बार वेतन? ये पहली बार वेतन कटा। अच्छा। जब से उर्मिला आई। आज आपने यहाँ पर नारेबाजी की जी। क्या कुछ मांगे रखी गई अंदर? हमारी मांग यही है, हमारी तनख्वाह पूरी दे दीजिए। रही फेशियल की, सुपरवाइजर आवे, हमें बताया कहाँ क्या करना, हमारा समय बांध दीजिए, कितना हमारा समय है, क्या टाइम है हमारा। लगभग कितने लोग हैं जो जिनकी वेतन जो है हमारा ईडीडी सेकंड के अंदर 12 बिजली घर आते हैं, 150 आदमी करीब काम करते हैं। वो सब परेशान है, लगन से काम करें, उसके बाद हमें मेहनत का पूरा वो नहीं मिलता तो मनोबल टूट जाता है। 9 और 12 हजार में क्या क्या मिला है, किसी के 3 है रे, बताओ क्या कर लगा। घर कैसे आप लोग चला रहे हैं? उनकी जिस पे पैसे ले रखे हैं उनके भी नहीं दिए जाते, उनका ब्याज देंगे। अगर वेतन नहीं आता तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगर वेतन नहीं आएगा 2 दिन के बाद भूख हड़ताल हो चाहे कुछ भी हो, हम बाध्य हो जाएंगे, अपने कार्य बहिष्कार करेंगे। पुलिस लाइन पहुंचे बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक ने जनपद में कश्मीरियों की जांच कराए जाने की करी मांग। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी, पूर्व प्रांत बलोपासना प्रमुख कपिल मोहड़ा, पूर्व महानगर संयोजक सागर शर्मा ने बुधवार दोपहर 3 बजे ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी से मिलकर मांग रखी, जिसमें उन्होंने मांग करी कि मुस्लिम कश्मीरियों की गहनता से परीक्षण कराया जाए। सहारनपुर से पकड़े गए जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अदिल की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद से पकड़े गए भारी मात्रा में विस्फोटक, लखनऊ से मुस्लिम महिला डॉक्टर से बरामद AK-47 राइफल, दिल्ली में हुए बम विस्फोट के संबंध में 4 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, जी एक ज्ञापन कप्तान साहब को दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि सहारनपुर के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजों में मुस्लिम छात्र ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब की गहनता से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी 3-4 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर का एक डॉक्टर पकड़ा गया, केवल वो पोस्टर आतंकवादियों के समर्थन में चिपकाया रहा था, केवल यही FIR थी। लेकिन जो वो गिरफ्तार हुई यार, जांच हुई तो जांच में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। और मैं यही मानता हूं कि इस डॉक्टर के पकड़ने के बाद ही दिल्ली के अंदर जो बम विस्फोट हुआ, जिसमें 12-13 लोगों की जान गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, इसी घटना के बाद हुई है। उसके तार भी कहीं ना कहीं और इसी डॉक्टर से ये मिले हुए पावेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर के रूप में कार्यरत जो व्यक्ति था वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उससे AK-47 बरामद हुई NCR के फरीदाबाद में, और ये 3000 किलोग्राम RDX बरामद हुआ, घातक केमिकल बरामद हुआ, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती थी। और लखनऊ के अंदर एक मुस्लिम महिला जो डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी, उस पर भी AK-47 ये बरामद हुई। कितना बड़ा गैंग, कितना बड़ा नेटवर्क पूरे देश भर के अंदर इनका ये काम कर रहा है। कौन लोग और कहां तक जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोगों की सहायता इन्हें मिल रही है, सहयोग किनका मिल रहा है, अपने आप में एक जांच का ये विषय है। समय रहते हुए भारत सरकार ने, सुरक्षा एजेंसियों ने और जो है 3000 किलो वो RDX और वो घातक केमिकल बरामद कर लिया। यदि वो केमिकल और वो विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल कर दी जाती तो NCR के अंदर लाखों लोगों की जान जाती। मैं अब भी इस घटना की जो दिल्ली के अंदर हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूं, आतंकवाद की निंदा करता हूं। लेकिन 10-12 लोग उसमें गए हैं, लेकिन उसके बाद यदि वह घटना घट जाती, षड्यंत्र पूरा उनका सफल हो जाता, तो कितने लाख लोग मरते। तो अपने आप में एक जांच का विषय है। जो भी आतंकवाद को समर्थन दे, जो भी आतंकवाद के समर्थन में खड़ा हो, भारत सरकार को और पकड़कर जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, चौराहे पर खड़े होकर फांसी को लटका देना चाहिए। SSP साहब ने आश्वासन दिया है। हमने जो मांग थी कि जांच होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के पढ़ने वाले सभी मुल्ला मौलवियों की, और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से, अपनी एजेंसियों के द्वारा और इनकी जांच करवाता हूँ, और जो भी संदिग्ध मिलेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी DM से नहीं मिल रहे, लेकिन अगर DM साहब से मिलने की योजना है, और वो योजना दूसरी है, वो अभी 5-7 दिन में हम आप लोगों को बताऊंगे। कलेक्ट्रेट पहुंची जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने लाल किले के पास हुई बम ब्लास्ट की घटना की कड़ी निंदा किया जोरदार प्रदर्शन। जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष श्वेता सैनी के नेतृत्व में बुधवार दोपहर 2 बजे महिलाएं कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुई, जहां पर सभी महिलाओं ने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक लाल किले के पास हुई बम ब्लास्ट की घटना की निंदा करी। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया और मांग की गई कि सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए,
दोषियों को ऐसी सजा मिले, कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। आपका नाम और आज किस लिए ज्ञापन दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता सैनी, मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहारनपुर से नियुक्त की गई हूँ। आज का विज्ञापन दिल्ली का विषय है। दिल्ली में इतना बड़ा जो बम ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हो सकता है तो हम आम नागरिक यहाँ सहारनपुर में कहाँ सुरक्षित हैं। हम सुरक्षा की मांग के लिए ये विज्ञापन दिया गया है। क्या मांग किया? हमने सुरक्षा की मांग की है। हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए देश में। हमारा देश सुरक्षित नहीं है फिलहाल। कहीं पहलगाम में, कहीं पुलगामा में, कहीं दिल्ली जैसी राजधानी में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहाँ सुरक्षा में हैं। हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बहाना नहीं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके एवज में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, राष्ट्रपति जी के लिए। हम लोग सुरक्षा चाहते हैं देश की। आए दिन कभी पहलगाम, कभी दिल्ली, कभी बरेली जैसी हिंसाएं और बम ब्लास्ट होते रहते हैं। देश कहाँ तक सुरक्षित है? कांग्रेस पार्टी की मांग है, महिला कांग्रेस इसी वजह से आगे आई है कि हम लोग कब सुरक्षित होंगे। अभी तो आप लोग कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ, कभी पहलगाम हो जाता है, उसकी जांच होती नहीं है, दिल्ली में हो जाता है, तो ये सब आ कहाँ से रहे हैं? दिल्ली जैसी राजधानी में लाल किले पे जब ये हो रहा है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? हमें उसका आंसर चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। एक बात नदी कहना हमारे चाहती हूँ। देश की सरकार। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। परिवहन सुविधाओं की उठाई मांग। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने बुधवार दोपहर 3 बजे पत्रकारों की समस्याओं एवं अधिकारों को लेकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन अपर मंडलायुक्त को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह के आह्वान पर संगठन के मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने कमिश्नर की अनुपस्थिति में मंडलायुक्त कार्यालय पर यह ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील, ब्लॉक और कस्बों में कार्यरत पत्रकारों का सर्वाधिक संख्या वाला पंजीकृत संगठन है। सरकार की नीतियों को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान दे रहा है। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में दिन रात उन्नति कर रही है, जिसमें हमारे साथी लगातार बढ़ते जा रही हैं। संगठन में ऊर्जा है और लगातार अच्छे कार्यों के ओर हम बढ़ रहे हैं। पहली बात यह है कि हमारा जो संगठन है वो सरकार को ये चेताना चाहता है कि हमारे भी कुछ हमें हमारे साथियों को कुछ ना कुछ लाभ हासिल हो। जैसे कि आप ये आयुष्मान कार्ड है और दारुल सफा में हमारा कोई कार्यालय स्थापित हो। उसके अलावा आवाजाही में, चाहे रेल हो चाहे आपकी बस हो, उसमें आप हमें निःशुल्क यात्रा कराएं। मैं संजय राठी, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर की ओर से अपने साथियों से आह्वान करता हूं कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करें और अपने वरिष्ठों को सम्मान दें। हमारी एकजुटता ही हमारी असली ताकत है। आप आए, हमारे साथ रहें, हम आपको हक दिलाने का प्रयास करेंगे। जी बताइए। जिला और मंडल के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपा है पत्रकारों की मांग को लेकर, जिसमें मुद्दे वही हैं जो पहले से हम मांग करते आ रहे हैं। एक ग्रामीण पत्रकार संगठन एक ऐसा संगठन है जो सबके मुद्दों को उठाता है पत्रकारों के मुद्दे। आज मांग की गई आयुष्मान कार्ड हमारे अब तक नहीं बने हैं और कार्ड बनने चाहिए। बसों में सुविधा है, मान्यता प्राप्त की सुविधा है, लेकिन एक जो ग्रामीण अंचल का पत्रकार होता है उसकी सुविधा नहीं है, उसकी सुविधा होनी चाहिए। ये सब मांगों को लेकर आज मंडल पे तीनों जिलों के पत्रकार आए थे। एक प्रतिनिधिमंडल आया था शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से। सभी ने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को गंभीरता लेते हुए पत्रकारों के लिए काम करना चाहते हैं। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फीडबैक सेल का किया गठन। प्रत्येक सेल हेतु प्रभारी अधिकारी किए गए नामित। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा बुधवार दोपहर 3:30 बजे फीडबैक सेल का गठन किया गया है। जनपद में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार की शिकायतों, सूचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु विभिन्न फीडबैक सेलों का गठन किया गया है। इन फीडबैक सेलों के माध्यम से सभी प्रकार की शिकायत पत्रों, निर्देशों एवं फीडबैक की समीक्षा, मॉनिटरिंग एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक सेल हेतु प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनके नोडल राजपत्रित अधिकारी क्षेत्राधिकारी आंकिक होंगे। थाना कोतवाली नगर में आधुनिक सुविधाओं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया उद्घाटन। दी गई संबंधित जानकारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा बुधवार दोपहर 3 बजे थाना कोतवाली नगर में पुलिसकर्मियों, आगंतुकों की सुविधा हेतु नवनिर्मित एवं आधुनिकीकृत संरचनाओं का उद्घाटन किया गया।
इन सभी सुविधाओं के माध्यम से थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के कार्य परिवेश में सुधार, जन सुविधा में वृद्धि, कार्य क्षमता में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, ये आज यहाँ पर सिटी कोतवाली में आए हैं। इसमें आज बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो हमारी बैरक है वो वातानुकूलित की गई है, उसका रखरखाव ठीक से किया गया है। उसके अलावा जो हमारा भोजनालय है उसको वातानुकूलित किया गया है। जो पब्लिक के आदमी हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, थाने में आते हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, उनके बच्चों के लिए क्रैश खोला गया है। जो डीजीपी साहब का अवधारणा है कि एक साइबर सेल और जो मिशन शक्ति केंद्र है वो अच्छी व्यवस्था उसकी की जाए, उसकी व्यवस्था के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ों का उद्घाटन किया गया है। पुलिस में सतत जो है वो हम लोगों को अपने कर्मियों के लिए, जनता के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करना चाहिए। जो थानों का जो रखरखाव है, थानों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको अच्छा करना चाहिए। उस क्रम में एक अच्छी पहल, और मैं आशा करता हूं कि मेरे जो अन्य थाने हैं जनपद के, वो भी अगले 2 महीने के अंदर में थानों का जो रूप है, रंग है, उसको अपग्रेड करेंगे। हमारे अभी 60,000 पुलिसकर्मी जो है भर्ती हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि ये हर थाने में लगभग 60 पुलिसकर्मी आएंगे, तो इनके लिए रहने की व्यवस्था, इनमें मालखाने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है उसको बनवाने के लिए भी प्रपोजल भेजे जा रहे हैं। हर थाने में 1200 स्क्वायर फुट की जो ज़मीन है उसको मालखाने के रूप में और बैरक के रूप में जो है 4 से 8 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसको प्रपोज किया जा रहा है। तो अगले 3-4 महीने के अंदर में मुझे लगता है कि थानों के अंदर में काफ़ी कार्य किया जाएगा, और पब्लिक के लिए भी और पुलिस के लिए भी, दोनों के लिए सुविधाएं जो है वो की जाएंगी, और शासन प्रशासन की जो मंशा है उसको पूरा किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर की गई सख्त कार्रवाई। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए एवं महिला कांस्टेबल लाइन हाजिर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी द्वारा बुधवार रात्रि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी थानों, शाखाओं में संचालित CCTNS पोर्टल के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाना था। समीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यों में शिथिलता एवं अनुशासनहीनता पाए जाने पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए दिव्या मलिक थाना कोतवाली मंडी, महिला कांस्टेबल भारती थाना कोतवाली नगर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कार्य में लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली रोड स्थित राजकीय औद्योगिक संस्थान में रोजगार मेले का हुआ आयोजन, युवाओं ने उठाया लाभ। दिल्ली रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने पहुंचकर लाभ उठाया। TPO राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिलशाद अली ने बुधवार शाम 4 बजे बताया कि हमारे यहाँ जब बच्चे पास आउट होते हैं उनके लिए हम प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करते हैं। जो बच्चे ITI से पास आउट होते हैं उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। दिलशाद अली, TPO। हमारे यहाँ रोजगार मेला, जो हमारे यहाँ जब बच्चे पास आउट होते हैं उनके लिए हम प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करते हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे यहाँ 21 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, मगर बीच बीच में भी हम प्लेसमेंट ड्राइव कराते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से पास आउट होते हैं, अदर ITI से, तो उनके लिए हम रोजगार मेले का आयोजन करते हैं, जिसके लिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और हमारा न्यूज़पेपर में देते हैं हम, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त कर सकें और हमारे पास आके अपना रोजगार ले सकें। यहाँ पे हम जो रोजगार देते हैं ज़्यादातर हमारे पास ITI पास बच्चे होते हैं। वैसे 12th पास वाले बच्चों को भी हम रोजगार देते हैं, 10th पास वाले या स्किल जो हमारे पास कौशल विकास के सेंटर हैं उनके बच्चों के लिए भी हम रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। लखनऊ STF को मिली बड़ी कामयाबी। कफ सिरप एवं कोडीन युक्त अन्य दवाओं के अवैध भंडारण व्यापार करने वाले 4 गिरफ्तार। लखनऊ STF ने सहारनपुर में छापा मारकर 2 भाई विभोर राणा एवं विशाल सिंह समेत 4 को पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल एवं 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल एवं भारी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
एसटीएफ को सूचना मिली थी फेंसेडिल कफ सिरप को नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए इसका अवैध भंडारण एवं व्यापार किया जा रहा है। इस दवा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश तक तस्करी किया जा रहा है। बुधवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर एतिहाद जरूरी, मुल्क की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी, देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा। मुल्क में मौजूदा हालात पर देवबंदी उलेमा ने बुधवार रात्रि 9 बजे गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमें वाकिफ रहना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क हमारे देश में अमन को नुकसान पहुंचाने पर लगा रहता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदार नागरिक बने। यह मुल्क हम सबका है, इसकी हिफाजत भी हम सबकी जिम्मेदारी है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक एवं मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने बयान जारी करते हुए कहा, सोशल मीडिया हमारे समाज का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अफसोस यह है कि नौजवान तबका इसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं, इससे आप नहीं, मैं नहीं, बल्कि पूरा मुल्क वाकिफ है। अभी हाल ही में दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उससे पहले पहलगाम, पुलवामा में जो दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आए, इसकी जितने सख्त अल्फाजों में मजम्मत की जाए कम है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क में अमन व सलामती नहीं चाहता, उसकी हमेशा से टेढ़ी नज़र रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सोशल मीडिया भी बहुत एहतियात से और जिम्मेदार शख्स की तरह चलाना चाहिए। मालूम होता है कि आजकल कुछ ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और उसमें तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो मेरी तमाम नौजवानों से ख़ास तौर से अपील है कि आपके लिए अगर कोई नया ग्रुप्स आपके सामने आता है, खुसूसन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट पर, तो आप उससे हरगिज़ ना जुड़ें जब तक उसकी तहकीक ना कर लें। ये मुल्क हमारा है और इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने मुल्क के लिए मुहाफिज बनना है, हमें मुल्क का नाम रोशन करना है और हमें इस मुल्क के लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में अमन सलामती और बद नज़रों से महफूज फरमाए। आमीन।